क्योंकि मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि आर्टिकल 12 to 35 तक मैंने डबल स्टार बताए थे कि भैया डबल स्टार आर्टिकल्स है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनकी इंपॉर्टेंस कैसे है ये देखो कैसे। इन्होंने बेटा हमें दे रखा है फंडामेंटल राइट्स, नहीं दे रखा है हमारे पास राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ दे रखी है इन्होंने हमें। तो जैसे इन्होंने राइट टू लाइफ दी है ना, तो जिसके कारण हम यहाँ पर बिल्कुल लिव कर रहे हैं, जिंदा है, वो क्या है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। क्यों है? इसलिए देखो, ये हमें खाना थोड़ी दे रहे फंडामेंटल राइट्स है, तो एक्चुअल में लिखे हुए हैं बुक में, तो फिर भी हमें एक ऐसे लाइफ प्रोवाइड करवाते हैं। तो बेटा ये है हमारे लिए एक सिक्योरिटी का काम करते हैं, जैसे हमारे साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है ना, उस टाइप का काम करते हैं। कैसे? अगर मान लो कैंडिडेट ए है कोई और एक कैंडिडेट बी है कोई, कैंडिडेट ए ने बी का कर दिया है बेटा मर्डर कर दिया है, ये गया। तो सी इनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने केस कर दिया कैंडिडेट ए पर कि कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी का किया था मर्डर। ठीक है, इन्होंने किया है केस। तो इनको जो भी पनिशमेंट मिलेगी ना, वो पनिशमेंट इसको इसलिए नहीं मिलेगी इसने मर्डर कर दिया ना, इनको पनिशमेंट इसलिए मिलेगी क्योंकि कैंडिडेट ए ने कैंडिडेट बी का राइट टू लाइफ है ना, वो हरास किया है। राइट टू लाइफ हरास किया है, या एबोलिशन भी बोल सकते हैं, एबोलिश किया है, छीना है इनसे। तो इसको इसके अकॉर्डिंग इसलिए इसको पनिशमेंट मिलेगी। और इसको पनिशमेंट कैसे मिलेगी? को थर्ड हमारे पास आता है एक आईपीसी और एक होता है सीआरपीसी। इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल पिनल कोड, इसको बोलते हैं क्रिमिनल पिनल कोड। तो क्रिमिनल पिनल कोड के अकॉर्डिंग जब बात करेंगे 302 की, 302 के अकॉर्डिंग इसको क्या हो जाएगा? हैंगआउट की पनिशमेंट हो जाएगी। आपने पुरानी वाले फिल्मों में देखे होंगे, उसमें कुछ इस टाइप की लाइन बोलते थे कि कैंडिडेट का नाम लिया, फिर बोलते थे कि इनको दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो दफा 302 बोलते हैं ना जो, वो हमारा प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ को, याद रखेंगे। ये हमें प्रोटेक्ट करता है राइट टू लाइफ को। और जब हमारी राइट टू लाइफ रहेगी तभी तो हम इस जीवन में जी रहे हैं आराम से, तभी तो हम लिव कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही हमारा सारा का सारा जो लाइफ है ना वो रेगुलेट होती है। चाहे हमें खाने के लिए ना दिखता हो, चाहे कुछ भी नहीं करना हो, लेकिन जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को मेंटेन करता है वो करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। सिंपल। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन पुट अप। तो बेटा आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स का। मैंने कहा था आपको कि ये बता दो। किसकी बेटा? किसकी डेफिनेशन बतानी है? पूछिए। क्या? सीआरपीसी की एक बार दोबारा फुल फॉर्म बता। हाँ, क्रिमिनल पिनल कोड बेटा, क्रिमिनल पिनल कोड। क्रिमिनल पिनल कोड, जैसे जितने भी कोई क्राइम करता है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक पिनल रखा हुआ है, एक पूरी की पूरी लिस्ट रखी हुई है कि अगर ये चोरी करेंगे, थेफ्ट करेंगे तो इस टाइप का पनिशमेंट मिलेगी, मर्डर करेंगे तो इस टाइप की पनिशमेंट मिलेगी। ये सारे के सारे जितने भी क्राइम है वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो आज मैं उठाऊंगा एक टॉपिक हमारा जो बिल्कुल करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में है लास्ट डे से। एक तो आप सभी को पता होगा कि हमारे जो कोस्ट लाइन एरियाज हैं, कोस्ट लाइन एरिया की बात करेंगे तो कौन से कोस्ट लाइन एरियाज? ये वाले कोस्ट लाइन एरियाज। ये मान लो हमारे इंडिया का कौन सा पार्ट है भाई? ये वेस्टर्न साउथ सदर्न पार्ट है ये हमारा। और ये जो बिल्कुल ये यहाँ पर है अरेबियन सी, और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है इंडियन ओशियन। तो देखिए, जो अरेबियन सी यहाँ पर सारा का सारा सी है ये। तो यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेट्स लगते हैं, जितने भी कोस्ट लाइन के अंदर स्टेट्स लगते हैं, उनको बोलते हैं कोस्ट लाइन स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से लगते हैं भाई? देखिए, ये सारों शुरू में यहाँ पर आएगा गुजरात, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा केरला, फिर आएगा थोड़ा सा तमिलनाडु वाला पार्ट भी कवर करेगा ये। ठीक है, तमिलनाडु इधर है, डोंट वरी अबाउट इट। और गोवा का पार्ट कवर करेगा। तो ये सारे के सारे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैंने कहा था कल भी हम बैकग्राउंड से क्लियर करेंगे सारी की सारी थिंग्स। तो बात है 12 मई 2021। 12 मई 2021 को क्या हुआ था कि यहाँ पर अरेबियन सी में कुछ इस टाइप से
एक साइक्लोन उठा था, लेकिन उस साइक्लोन को बताया जा रहा है कि उसके पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 3 से 4 मीटर तक की क्या वेव्स को क्रिएट कर दे। तो इसको बिल्कुल हल्के में ले लिया गया, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। फिर 15 मई को 15 मई को देखा गया कि ये तो धीरे 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 पावर में आ रहा है, पावर हो रही है इसके पास, ठीक है। तो पावर में आया तो साइक्लोन किस टाइप के चलते हैं बेटा, एक तो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन्स। एंटी क्लॉकवाइज मींस जो क्लॉक के अपोजिशन में चलते हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, और एक होते हैं क्लॉकवाइज जो क्लॉक के साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज चलते हैं जो। तो जो इसमें डिपेंड करता है, एक तो हमारा है सदर्न पार्ट और एक है एक है हमारा नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसमें एक सदर्न पार्ट है, एक नॉर्दर्न पार्ट है। तो सदर्न पार्ट में जितने भी जो आते हैं ना ये साइक्लोन, वो आते हैं क्लॉकवाइज, और इस तरफ जो आते हैं ना हमारे वाली साइड की तरफ, इस तरफ आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनडीए में ही 2-3 बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि एनडीए में जियोग्राफी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया था कि कैंडिडेट को एक्चुअल में चाहे वो वहां पर गया हो या नहीं, लेकिन उसने थ्योरेटिकल उसे सब कुछ पता हो वहां के बारे में, थ्योरी उसको सारी की सारी पता होनी चाहिए कि यहाँ से ये रास्ते आते हैं, यहाँ से ये रास्ते आते हैं, यहाँ से ये रेलवे लाइन है, यहाँ से ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर ये जगह है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी थिंग्स, ठीक है। तो ये वाला एरिया था जो, ये थोड़ा डेंजर सीन चल रहा था यहाँ पर। बात आ गई 16 मई की। 16 मई को इसने क्या किया ताउते ने, 16 मई को ताउते ने यहाँ पर कर दिया अटैक। और अटैक कैसे किया, बहुत जोर से साइक्लोन तूफान वगैरह आ गया, बारिश वगैरह आ गई, और बारिश के साथ साथ जो कोस्ट लाइन एरियाज थे वहां पर देखा गया कि 3 to 4 मीटर जो वेव्स थी सी से, वो उठ के और बाहर आई है। और ये बाहर आई है तो यहाँ पर ये नोटिस किया गया था 17 मई को, मीन्स कल, कि यहाँ पर इन वेव से 25 मेंस आर किल्ड, 25 मेंस आर किल्ड, 25 जो आदमी थे वो इससे मारे गए। इसीलिए जैसे ये यहाँ पर हुई तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक हाई लेवल की, गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है कि हाई लेवल की मीटिंग अरेंज की है। और हाई लेवल की मीटिंग अरेंज करने का मीनिंग ये है कि जब इमरजेंसी आ जाए, कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाए, तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, कमेटी को सेटअप करता है। कमेटी सेटअप का मतलब समझते हो, कुछ कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया मिनिस्ट्री से और वहां पर कमेटी बना दी। वो कमेटी सारे के सारे डिसीजंस डिक्लेयर करेगी, जैसे कि यहाँ पर आर्मी की पोस्टिंग करनी है, या फिर इंडियन नेवी की पोस्टिंग करनी है, या फिर इंडियन एयरफोर्स की नीड है, या फिर यहाँ पर हॉस्पिटल्स की नीड है, जो भी है, जिस टाइप की इमरजेंसी उसी टाइप के डिसीजंस डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो अब हम कहां पर हैं, अब हम 18 मई पे, 18 में 2021। यहाँ पर पूरी की पूरी हमारी नेशनल इमरजेंसी की टीम है वो भेज दी गई है। और नेशनल इमरजेंसी की टीम भेजने के साथ साथ यहाँ पर क्या फाइनल किया गया है कि अब आगे से यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करेगा, आर्मी करेगी। उन्होंने अपने सारे के सारे सेटअप कर लिए हैं जाके, और वो ट्राई करेंगे कि जो एक्चुअल में जो नुकसान होना चाहिए था उसको नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये आर्मी की पूरी बटालियन सेटअप की गई है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सभी तक क्लियर होगा। अगर इसमें कुछ और होता है ताउते में तो फिर हम लेके आएंगे, ऑफ कोर्स कंफर्म लेके आएंगे। तो बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन राइट मी, बता दीजिए अगर किसी को कोई। उसके अंदर डिसीजन लेके जो प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई है, तो सर क्या यस, वो खुद ही उस डिसीजंस को डिसाइड करके खुद फॉलो करेगी या फिर सर परमिशन लेगी? परमिशन की नीड नहीं होती है बेटा, क्योंकि मैंने बताया ना इमरजेंसी का मीनिंग ये होता है कि उस टाइम पर परमिशन लेने की नीड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी कमेटी है वो, और इमरजेंसी कमेटी को तुरंत सेटिस्फैक्शन वाले डिसीजन लेने होंगे, और वो डिसीजन इस टाइप से लेंगे ताकि जैसे कि ताउते के लिए जो कमेटी बनाई जाएगी उससे से कम हमें नुकसान हो ताउते से, वो सारे के सारे डिसीजन लिए जाएंगे इसमें। सिंपल। आगे चलते हैं हम WHO स्टेटमेंट। अब WHO के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा।
देखो WHO के बारे में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि WHO एक्चुअल में है क्या। तो सभी को पता है बेटा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के जितने भी फैक्टर्स हैं उन पर काम करती है, उसको कहते हैं WHO। ठीक है, अब WHO के जो चीफ हैं, WHO चीफ है वो कौन, सभी को पता है कौन है भाई, टेड्रोस एडनोम। बेटा ये सारे के सारे हमें चीफ पता होने चाहिए, चाहे जैसे कि मान लीजिए आज तो एक करंट अफेयर्स में आ गया करंट में, लेकिन अगर मान लो ये करंट में नहीं भी आता तो भी हमें सारे के सारे चीफ पता होने चाहिए, क्योंकि एनडीए का जो एग्जाम है उसमें ना वो आपकी मेंटेलिटी से पूरी तरह सेटिस्फाई होना चाहता है कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसके पास किस टाइप की मेंटेलिटी है। अगर उनको आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो फिर यू कैन डेफिनेटली आंसर्स, अदरवाइज। और हाँ मैं ट्राई करूंगा कि अराउंड 28 के आसपास हम एक मीटिंग रखेंगे। और मीटिंग किसके साथ रहेगी, मीटिंग मेरे एक फ्रेंड है 2009 के सीडीएस सिलेक्शंस में जिनका नाम था, अभी वो फिलहाल आर्मी के अंदर शायद ब्रिगेडियर रैंक से हैं, तो उनके साथ हम एक लाइव मीटिंग रखेंगे जिससे आपको काफी सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैंने आज उनसे बात की थी, आज उनके पास टाइम था नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि 727-28 के अराउंड एक बार बात करके देखते हैं। तो चीफ टेड्रोस एडनोम, इन्हीं की आज मेन सिचुएशन है। जो मेन फैक्टर पढ़ने हमें वो इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं। जो भी मेन फैक्टर पढ़ने हैं हमें वो इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं। और वो कैसे पढ़ने हैं देखिए। अब आप टेड्रोस एडनोम ने एक स्टेटमेंट दी है, टेड्रोस एडनोम ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 इज मोर deadly than its first stage। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जो कोविड-19 है ना, जो अभी ये कोरोना वायरस डिजीज चल रही है, ये थोड़ा सा और ज्यादा डेडली, खतरनाक होने वाला है, डेंजरस होने वाला है जब हमने इसको पहली बार देखा था उससे। पहली बार कब देखा था, लास्ट ईयर देखा था। पहली बार कब देखा था हमने इसको, लास्ट ईयर देखा था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया टेड्रोस एडनोम ने कि जो कोविड-19 है ये और भी ज्यादा डेडली होने वाला है पहले से। और ये स्पेशली किसके लिए बताया गया है इन्होंने, ये स्पेशली बताया गया है इंडिया के, इंडिया पर इनके फोकस है और इंडिया के लिए ही बताया गया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया में जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं किया तो फिर इसे जो डेथ्स हो रही है वो डबल ट्रिपल या फिर फोर्थ से भी मल्टीप्लाई कर दे उसके अराउंड हो सकती है। अच्छा अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री में। इसने स्टेटमेंट तो दे दी। अब ये स्टेटमेंट से आप सभी को पता है कि ओलंपिक्स होने वाले थे, ओलंपिक्स होने वाले थे। और ओलंपिक्स कहाँ थे शेड्यूल अब की बात, जापान में थे, जापान में थे। तो जो इस स्टेटमेंट से जापान ने क्लियर कर दिया है कि या तो ओलंपिक्स को आप पोस्टपोन कर दीजिए और अगर पोस्टपोन नहीं करते हैं तो फिर इनको कैंसिल ही कर दीजिए, लेकिन हम जापान में ओलंपिक्स को अब की बार हेल्ड नहीं कर सकते। उन्होंने क्लियरली मना कर लिया है। देखो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आई थिंक जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस स्टेटमेंट पर एक्चुअल में क्वेश्चन आना ही आना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर जब ओलंपिक्स को डेक्लाइन कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा इसके पीछे। तो अब क्या हो रहा है, जो ओलंपिक्स हैं वो क्या कर दिए जा रहे हैं, पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं। ऐसा जापान ने कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो इनके जो 10 स्टेट्स थे, 10 स्टेट्स थे उनके अंदर पहले ही ऑलरेडी इमरजेंसी इंट्रोड्यूस थी। इमरजेंसी इंट्रोड्यूस की मीनिंग वो उन्होंने पहले कोविड-19 से बचने के लिए इस स्टेट्स में इमरजेंसी लगा रखी है। वहां पर क्या होता है, हमारे जैसे इंडिया में तो क्या होता है, इंडिया में अगर मान लो कुछ केस आ रहे हैं 500 700 1000 तो यहाँ पर सब कुछ ओपन कर दिया जाएगा, लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर जापान जैसी एक डेवलप्ड सिटी कंट्री की बात करें तो वहां पर जब तक इसको कोरोना फ्री नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता, जब तक वो इमरजेंसी को कंटिन्यू रखेंगे।
तो ये सारी की सारी बातें हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट हो गई ये। अब इनके बारे में बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है हमारे साथ। ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? इथियोपिया से बिलोंग करते हैं ये। तो इथियोपिया पे क्या होता है, चाइना का बहुत ज्यादा फंड जाता है इथियोपिया में। तो शुरू में जब कोविड-19 है नवंबर 2019 में 2019 में, तो क्या हुआ कि इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। इन्होंने सबसे पहले कहा कि कोविड-19 जैसा ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है सब। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी थी। क्यों? और सेकंड जब इसने कोविड-19 का नाम लिया तो हर कंट्री ये कह रही थी इसको कोविड-19 नहीं, इसको बोला जाना चाहिए वुहान कोविड-19, क्योंकि ये वुहान से निकला था चाइना से। लेकिन इस भाई साहब ने ये भी मना कर दिया। ये महाशय वो महाशय है जिन्होंने ये भी मना कर दिया कि कोविड-19 वुहान से निकला ही नहीं। थर्ड इसकी स्टेटमेंट ये थी एदनोम की कि ठीक है, इन्होंने फिर लास्ट में कोविड-19 डिक्लेयर किया तो फिर उन्होंने ये कहा कि सीधा बार इंडिया को टारगेट किया और इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि ये इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई इसको और कोई कंट्री नहीं दिखी। हालांकि इंडिया तो अभी रेड लिस्ट में आया है, लेकिन उससे पहले कौन था? ब्राजील था, यूएसए रहा है, काफी सारी कंट्री थी। तो ये भाई साहब इंडिया के एवरी टाइम हमेशा अगेंस्ट ही रहे हैं। तो इन्होंने इंडिया के लिए अभी तक कोई अच्छी स्टेटमेंट दी नहीं है। और इन्होंने एक बात कही, डब्ल्यूएचओ में काफी सारे मेंबर होते हैं तो सभी को पता ही है। तो डब्ल्यूएचओ के जो काफी और मेंबर बच गए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अगर इस कोविड-19 से हमें दूर जाना है थोड़ा सा, तो इसके लिए हमारे पास काफी सारे ट्रैक हैं, काफी सारे रास्तों को अपनाना पड़ेगा। फर्स्ट, कि जिस कंट्री के पास जो रिच कंट्री, कौन सी फर्स्ट है इसी में, जो रिच कंट्री है, जो रिच कंट्री है उनको उनसे मेडिसिन वैक्सीन लेनी पड़ेगी और वहां पर अवेलेबल करवानी पड़ेगी जहां पर इसकी नीड है। फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड, इसने ये कहा है कि जो रिच कंट्री जो बच्चों में 18 माइनस मीन 17 से नीचे लगा लीजिए, उनको वैक्सीनेट कर उनको रुकवा दिया जाए और पूरे के पूरे वर्ल्ड में 18 प्लस को पहले वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इन्होंने ये रखी है कि बच्चों को छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए और सबसे पहले 18 प्लस को कर दीजिए और फिर उसके बाद बच्चों को ले लीजिए। और इन्होंने एक सिचुएशन और की है कि एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, कोवैक्स। कोवैक्स में क्या है कि इसमें सारी की सारी कोविड-19 के लिए जितनी भी मेडिसिन जिस कंट्री ने प्रिपेयर कर रखी है, वो सारी की सारी जिस कंट्री में जितनी ज्यादा वैक्सीन है वो अपने पास मंगाए और उन कंट्रीज को प्रोवाइड करवाए फ्री ऑफ कॉस्ट जिन पर इसकी सबसे ज्यादा नीड है और जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तीनों की तीनों टर्म आप आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। बेटा कोविड-19 नहीं, बताइए मेरे को बाय मैसेज बता दीजिए कि आपको कुछ क्लियर हुआ इसमें से। चलिए बेटा बताइए। यस, अजय, चौधरी, पवन, दिव्यांशु, गजय सिंह, जतिन, पंकज, योगेश, बताइए बेटा। एवरीथिंग इज ओके? एवरीथिंग इज ओके। अब हम चलेंगे, देखो ये मेरे पास आज दोनों के दोनों करंट अफेयर्स के मसाले में आज मेरे पास ये था। तो करंट अफेयर्स का मसाला आज खत्म करते हैं यहीं पर। और हम देखिए, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो फिर आपके पास बेटा क्लास के टाइम तो पेन और नोटबुक होनी चाहिए। जब आपके पास पेन और नोटबुक होंगी, जो बातें बताते हैं उनको नोट डाउन कर लिए और यहीं की यहीं क्लियर करके जाइए। क्लास का मीनिंग क्या होता है कि यहीं की यहीं सारी की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए हमें बाद में हमें हो सकता है टाइम मिले ना मिले पढ़ने का, लेकिन अभी तो है, अभी तो हम क्लियर कर सकते हैं ना सारी की सारी थिंग्स को। तो बात करते हैं आगे, चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कल कर लिया था कवर, आर्टिकल्स मोटा मोटा जो भी था। आज हम पढ़ेंगे भाई शेड्यूल्स,
और पार्ट्स। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है 4:30 पर, वो आपको टाइम से वहां पर मैं भेज दूंगा। यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ बेटा बार बार से, बिल्कुल ये बात याद रखेंगे, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बस आपको कि ये आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है जो कि 10th क्लास तक तो आता नहीं है, क्योंकि आपने 10th क्लास तक ही आई थिंक एसएस को पढ़ा होगा, और 10th क्लास तक एक्चुअल में 12th क्लास तक भी नहीं है। ये सारी की सारी बातें हमें पता लगती है जब हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ती है, तब हमारे पास ये सारी की सारी नॉलेज होती है, तब हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जब तक हमें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं पढ़ेंगे, केवल एनसीईआरटी पर डिपेंड रहेंगे या फिर केवल 10th 11th 12th पर डिपेंड रहेंगे, कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, चाहे हम कुछ भी कर लें। एसएस में बता रहा हूँ भाई, बाकी साइंस का और मैथ्स का मेरे को इतनी नॉलेज है नहीं। तो शेड्यूल्स की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया तब हमारे पास थे 8 शेड्यूल्स। धीरे 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 बढ़ते रहे, अमेंडमेंट होता रहा। और प्रेजेंट की बात करें, तो हमारे पास शेड्यूल्स हैं 12। पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे, और अभी हमारे पास हैं 25 पार्ट्स। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि जो 395 आर्टिकल है ना, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कि जैसे एक आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पार्ट नंबर 1, सेकंड में है 5 to 11, थर्ड में है 12 to 35, फोर्थ में 36 to 51, फिफ्थ में 51A, सिक्स्थ में 52 to 62। इस टाइप से जब इनको डिवाइड किया जाता है, एक दिखाई तो दे रहा है ना आपको वहां तक? हाँ, तो यहाँ तक जब इनको इस टाइप से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर ये पार्ट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस टाइप से। लेकिन जब शेड्यूल्स की बात की जाएगी, हमें जब शेड्यूल्स की बात की जाएगी तो 12 के 12 पढ़ेंगे हम आज। तो जो सबसे पहला है हमारा ट्रिक है, ये इस ट्रिक से याद रखेंगे हम इसको। ये क्या बन गया? टीयर्स हो गया। आगे पढ़ेंगे हम टीयर्स, ओल्ड पढ़ लिया, इसके बीच में पढ़ लेंगे ऑफ, ओ एफ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो ट्रिक है भैया, इस लाइन को याद रखना हमेशा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मैंने बताए थे शेड्यूल्स आपको, 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, तो टी से है भाई, याद रखेंगे, टी से होता है टेरिटरीज, टेरिटरीज, ठीक है, टी से टेरिटरीज। ई से होता है, ये हमारा एरिया है, एरिया सारा का सारा। ई से होता है इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स का मीनिंग समझते हैं? इमोलमेंट्स का मीनिंग होता है कि जिसको जितनी सैलरी मिलती है वो सारी की सारी, वेतन मतलब जितना सैलरी वगैरह का काम है, वो सारे के सारे होते हैं इमोलमेंट। जैसे पीएम को कितनी मिलती है, प्रेसिडेंट को कितनी मिलती है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितनी मिलती है, वाइस प्रेसिडेंट को कितनी मिलती है, वो सारी की सारी बातें लिखी हुई शेड्यूल नंबर 2 में। थर्ड में शेड्यूल में लिखा हुआ है ओथ। ओथ, पीएम बनेगा तो कौन ओथ दिलाएगा? शपथ। प्रेसिडेंट बनेगा तो कौन ओथ दिलाएगा? और सारे के सारे चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिलाएगा? एक आईएएस ऑफिसर बनता है तो उसको कौन ओथ दिलाता है? ये सारे के सारे बात आपका भी लगा लो। जब आप में से कोई कैंडिडेट एनडीए क्वालिफाई होके घर पर आता है आफ्टर ट्रेनिंग, तो उसको कौन ओथ दिलाएगा? ओथ सभी की होती है, एक कांस्टेबल से लेके और चाहे कितने बड़े आईएएस ऑफिसर लगे आप, ओथ सभी की होती है। जैसे कि मैं भारत का कैंडिडेट हूं और मैं अपनी पूरी आस्था से और सभी का सम्मान करूंगा और मैं अपने काम को पूरी भागीदारी, पूरी जिम्मेवारी के साथ पूरा करूंगा। बस धन्यवाद, थैंक्स। आर से, आर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, राज्यसभा का नाम सभी ने सुन रखा है, तो आर से इसमें राज्यसभा को डिनोट किया गया है, आर से डिनोट किया गया है राज्यसभा को। जब बात की जाएगी, यहाँ पर दो है भाई, देखो ओ और ओ, इसमें आपको डाउट हो सकता है, इस एस को भी करेंगे, इसको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी बोल सकते हैं इसको, शेड्यूल कास्ट बोल दीजिए, शेड्यूल ट्राइब बोल दीजिए, शेड्यूल कास्ट, ठीक है।
शेड्यूल कास्ट, और इसको अदर शेड्यूल कास्ट। ठीक है। जब बात की जाएगी एफ की, फेडरलिज्म का नाम सभी ने सुन रखा है। फेडरलिज्म मीन्स क्या होता है कि कंट्री में जब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग काम करे अपना, कि भाई ये आपका है स्टेट का और ये सेंटर का है। जैसे दिल्ली पुलिस की भर्ती करवा रहा है कोई, तो सेंटर का काम हो गया। हरियाणा पुलिस की कोई रिक्रूटमेंट करवा रहा है, तो वो स्टेट का काम हो गया। तो इसमें अपने स्टेट के और सेंटर के दोनों ने काम डिवाइड कर रखे हैं अलग अलग, उसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, इसको कर लो फिर। पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, इसको भी कर लो। डिफ्लेक्शन एंड एंटी डिफ्लेक्शन लो, ये समझ लो एक बार, डिफ्लेक्शन एंड एंटी डिफ्लेक्शन लो। तो डिफ्लेक्शन एंड एंटी डिफ्लेक्शन लो में क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया था, तो कोई कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया है, और इलेक्शन फाइट करने के बाद क्या हो रहा है, ये वेट ए मिनट बेटा, शायद 6 मिनट्स लेफ्ट, चलो। तो डिफ्लेक्शन और एंटी डिफ्लेक्शन लो क्या होता है कि किसी ने कैंडिडेट को वो इलेक्शन फाइट किया है और वो इलेक्शंस में जीत गया है, और जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को छोड़ के और उस पार्टी में चला गया जिसकी मेजोरिटी थी। इसको समझो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में काफी बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें भी एनडीए में इसमें क्वेश्चन आया था 2013 की बात है, तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि एंड डिफ्लेक्शन और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ को पास करने के लिए क्या रीजंस थे। तो एनडीए में तो आपको पता ही है कि स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दे दी, फिर उसके बाद बोलेगा स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 3 सही है, फिर बोल देगा कि तीनों की तीनों सही है, और फिर बोलेगा कि कोई भी सही नहीं है, बताइए आंसर। तो इसमें जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं होगी तब तक हम उसका आंसर कर ही नहीं सकते। तो देखो हुआ क्या कि कैंडिडेट 8 था, इसने बी पार्टी, ये पार्टी है भाई, इसको लिख देता हूं यहाँ पर, बी पार्टी से इलेक्शंस को फाइट किया। ठीक है, लेकिन पार्टी सी थी वो मेजोरिटी में थी, पार्टी सी थी वो मेजोरिटी में थी। अब पार्टी बी से इसने इलेक्शंस तो फाइट किया था और ये जीता भी था इलेक्शन कैंडिडेट, लेकिन पार्टी सी चली गई मेजोरिटी में। तो मेजोरिटी वाली पार्टी को कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट थोड़ी प्रोवाइड करवाएगी। तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था, पार्टी सी थी ना, वो एक ऑफर करती थी कि आप बी पार्टी में जीत चुके हैं तो आप बी पार्टी को छोड़ के और हमारे पास आ जाइए, हम आपको या तो पैसे या फिर एक पोस्ट ऑफर कर देंगे। तो इस सारे के सारे सीन को, सिचुएशन को ना बंद करने के लिए ये डिफ्लेक्शन और एंटी डिफ्लेक्शन लॉ लेके आया गया। इसका हिंदी में नाम है दल बदल कानून। मीन्स अगर एक बार जिस आप पार्टी में है, जिस दल में है, उसी दल में रहेंगे जीतने के बाद। जीतने से पहले आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन जीतने के बाद आप उसी दल में रहेंगे जिससे आपने इलेक्शंस को फाइट किया था। ठीक है। एल से बेटा लैंड रिफॉर्म्स, सारे के सारे आपके एल से लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और ओ से हमारा आता है, याद रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आई थिंक मैंने सारे के सारे कवर कर दिए, कोई भी नहीं छोटा है, 12 के 12 पार्ट कवर है भाई। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक है, सारी की सारी याद रखेंगे। एग्जामिनर पूछता है कि शेड्यूल नंबर 4 में क्या लिखा है, 5th में क्या लिखा है और 6th में क्या लिखा है, या फिर ऐसा दे देगा शेड्यूल नंबर 4 में क्या लिखा है और उसमें आंसर ऑप्शंस दे देगा, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, शेड्यूल नंबर 4 हमारा क्या था, ये था। इसमें सारे के सारे दे देगा, लैंड रिफॉर्म दे देगा, डिफ्लेक्शन एंटी डिफ्लेक्शन लॉ दे देगा, पंचायत दे देगा, और लास्ट में दे देगा नन ऑफ दीज। ये नन ऑफ दीज वाला है ना जो, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है। नन ऑफ दीज का मीनिंग क्या हो गया कि इनमें से कोई नहीं हो गया। अब 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों को इग्नोर करके हम नन ऑफ दीज पर कैसे जा सकते हैं। नन ऑफ दीज पर हम तभी जाएंगे तब हम बिल्कुल 100% श्योर हो कि हमारा आंसर सही है,
तब हम नन ऑफ दिस पर जाएंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब हम डीप स्टडी करेंगे। और डीप स्टडी बेटा बैच के अंदर करवाऊंगा। मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपको फिलहाल एक बार बस सिलेबस दिखाना चाहता हूँ कि ये आपका सिलेबस है और इस टाइप से हम इसको कवर करेंगे। सिंपल, आपने सिलेबस देख लिया है, इस टाइप से हम कवर करेंगे, बाकी सब बैच में देखते हैं। ये तो हमने आज पॉलिटी का किया है। एक दो बार मैं ट्राई करूंगा, एक बार आपको हिस्ट्री के दर्शन और करवा दिए जाएंगे, हिस्ट्री में क्या क्या है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा है कि जो बिल्कुल खून पीती है बहुत बुरी तरह से। और एक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा जिसको पढ़ने में काफी सारा इंटरेस्ट आने वाला है। पूरी की पूरी ज्योग्राफी को मैं कोऑर्डिनेट्स पे लेके चलूंगा, और कोऑर्डिनेट्स पे लेके जाने के साथ साथ ज्योग्राफी को समझेंगे मैप पर। सिंपल। तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको क्लियर हुआ है तो। हैंड रेज कर दीजिए बेटा अगर सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर। रितेश, योगेश, पंकज, जतिन, गजय सिंह, नहीं हुआ है बेटा क्लियर? अगर नहीं हुआ है तो क्वेश्चंस पुट अप कीजिए, और अगर हो गया है तो फिर आप कर सकते हैं हैंड रेज। एक और बात आपको बता दूं मैं। अच्छा, सभी अपने माइक ऑफ ऑन करके ये बताएंगे बेटा क्लास कौन सी में फिलहाल करंट आप पढ़ रहे हैं, वो क्लास बता दो, बताइए। 12th में है, 11th में है, या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है? एक बार क्लियर कीजिए मेरे को, फिर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं अभी आज आपको। बताइए बताइए बेटा शाबाश। एक तो आपके पास मैंने बताया कि एनडीए की अपॉर्चुनिटी, और दूसरी है भाई कैट की अपॉर्चुनिटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। कोई भी आप एग्जाम फिलअप करोगे आगे आफ्टर 12th, जब आप 12th क्लियर कर दोगे, तो अभी तक तो क्या था कि कैंडिडेट ने 12th पास आउट कर ली और अब वो किसी का भी एग्जाम फिलअप कर सकता है। लेकिन आगे क्या होने वाला है कि जब आप एसएससी का एग्जाम फिलअप करने के लिए जाओगे तो उसके लिए पहले बोलेगा कि आपने कैट क्लियर कर रखा है। अगर आपका कैट क्वालिफाई है तो फिर आप एसएससी का एग्जाम फिल कर सकते हैं। जॉब नहीं लगी है, केवल एग्जाम फिल कर सकते हैं आप। और कैट के लिए और इसके लिए मैंने आपको बताया बेटा, जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे वही आपके लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगा। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा कि अदर सब्जेक्ट को इग्नोर करते ना, अदर सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने का एसएससी। मैथमेटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 300 मार्क्स का है। उसके बाद आपके पास जो आता है सब्जेक्ट, वो साइंस आता है या फिर एसएस आता है या इंग्लिश आता है। सभी में स्कोर बढ़िया करना पड़ेगा। 900 में से एटलीस्ट हम इतना तो मान के चले कि हम 450 के अराउंड पहुंच जाए। भाई मैं ज्यादा तो नहीं कह रहा, टोटल आपका 900 का होगा और हम 450 के अराउंड भी पहुंच गए ना, 50 मार्क्स, 50% मार्क्स, तो भी हमारा सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि यूपीएससी ये बोलती है कि 50% पर हम सिलेक्शन प्रोवाइड करवा देते। लेकिन बेटा आप सोचिए, जब 3 लाख कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और हमारे पास उसके लिए वैकेंसी है 350, और उसमें से भी काफी सारे कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स को क्रैक नहीं कर पाते। एसएसबी में तो कहां जाएंगे, प्रीलिम्स को ही क्रैक नहीं कर पाते हैं। अब प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए हमें? कॉन्फिडेंट कैंडिडेट चाहिए। और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट कहां से आएगा? जब वो एक डीप स्टडी कर देगा सभी में, और डीप स्टडी करने के बाद ही आप किस मुकाम पे पहुंच सकते हैं? 450। याद रखेंगे 450 हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम हर सब्जेक्ट को डीप में पढ़ लेंगे। आप ये सोचते हो कि मैं मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ, 300 मार्क्स हो गए, 300 में से 250 इसमें ले आऊंगा, 50 उसमें ले आऊंगा, 100 उसमें ले आऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 250 लेने पॉसिबल है, याद रखेंगे ये बात। हम अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो मैक्सिमम बता देता हूँ आपको, 200 के अराउंड पहुंच सकते हैं लास्ट में, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरा मैंने कैट तो बता ही दिया। कैट में तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है 50 50 50 50। मैथ नहीं, सॉरी, हाँ मैथ, रीजनिंग, एसएस, और आपकी 50 मार्क्स की इंग्लिश या जीएस भी बोल सकते हैं, एसएस की जगह हम इसको जनरल स्टडीज। आप सभी जब एक बार बैच में शिफ्ट हो जाएंगे तब मैं आपको सारी की सारी बातें क्लियर करूंगा कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए जिससे आपकी 12th क्लास भी डिस्टर्ब ना हो,
और एनडीए के लिए भी क्वालिफाई कर जाए आप इजीली। ये सारी की सारी बातें बताऊंगा मैं आपको बैच में जाने के बाद। आपका टाइम टेबल तक मैं क्लियर करके देने वाला हूँ। सेकंड, आपको बुक लिस्ट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मेरे सब्जेक्ट की। मैथ्स वाले टीचर मैथ्स की प्रोवाइड करवा देंगे और साइंस वाले टीचर साइंस की प्रोवाइड करवा देंगे और इंग्लिश वाले टीचर आपको इंग्लिश की प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस सेल्फ असेसमेंट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। सेल्फ असेसमेंट मतलब जो मैंने मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर किए वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जब आप इन सब में से निकल जाओगे एक बार इनको पढ़ के, फिर आप फील करोगे कि हम वो कैंडिडेट है ही नहीं जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो आज हमने पढ़ा है कि बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था आज WHO के बारे में पढ़ा है। सेकंड हमने पढ़ा है ताउते के बारे में पढ़ा है। और थर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स के बारे में पढ़ा है। और हमने पढ़ा है पार्ट्स। जितना याद रखेंगे बस के 25 पार्ट्स। तो हमने आज कुछ ये तीनों टॉपिक कवर किए हैं। ज्यादा डीप में तो मैं बोलता नहीं कि डीप में कवर किए हैं, क्योंकि अगर हम इसकी रेगुलर क्लास लगाएंगे केवल इस इसकी, तो मेरे को मिनिमम मान के चलिए 2 to 3 क्लास तो चाहिए एटलीस्ट 1 आवर, तब हम जाको इसको क्लियर करेंगे। लेकिन हाँ बेटा, ये मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि एक बार आपका इंटरेस्ट ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपको पढ़ने में ना मजा आने लगेगा, एंजॉय करोगे आप स्टडी को, बोर नहीं होगे डेफिनेटली। तो ये पार्ट्स हैं। आई थिंक आपका टाइम है वो देखता हूँ बेटा मैं एक बार। हाँ, हो ही गया, 5 मिनट्स ऊपर ही निकल गए हैं। संजना सुन रहे हो बेटा? संजना, रेडियंट क्लासेस सर सुन रहे हो? सुन पा रहे हो? हेलो सर। यस बेटा, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तो आप कैसे क्या करोगे आप बताइए, होस्ट आप ही है। सर पापा ऐसे बोले कि है ना, वो जो विनय सर है ना, उन्हीं को ही वो अभी आज कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया जा रहा था। आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताते हैं, शॉर्ट स्टोरी बताते हैं इमरजेंसी के बारे में। देखो नाम ही कितना खतरनाक है, इमरजेंसी। इमरजेंसी होने के बाद तो कौन ही बचेगा ना, आईसीयू में ही डालना पड़ेगा सीधा। ये तो है किसी एक कैंडिडेट के लिए कि इमरजेंसी की सिचुएशन, लेकिन अगर पूरी की पूरी कंट्री में ये बोल दिया जाए कि भाई इमरजेंसी है, जैसे कि अभी कोविड-19 था। देखो मैंने फंडामेंटल राइट्स को बताया, तो फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है। वापस कैसे ले सकती है कि आपके पास एक है राइट टू फ्रीडम का राइट, या फ्री हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सर, लेकिन फिलहाल यस सर। सर अभी विनय सर आ जाते हैं।